नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का प्रैक्टिस सेट 42 हल करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि 41 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वो पहला प्रश्न आपका रेडियोधर्मिता की इकाई पूछा गया है, क्या है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन क्यूरी। रेडियोधर्मिता की इकाई जो है क्यूरी या बेकुरल भी होता है, तो ऑप्शन में जो है क्यूरी दिया गया है, इसलिए आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दिया गया स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप जो है ये हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। फिर जो है आपका दिया गया स्फिग्मो मैनोमीटर, तो ये रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो है आपका बी का चौथा होगा। उसके बाद जो है कैरेटोमीटर दिया गया है, तो कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है, तो यहाँ पे जो है आपका सी का दूसरा होगा। और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है, तो डी का हो जाएगा पहला, यानी कि 3 4 2 1। आप देख सकते हैं कि विकल्प जो है सही होगा सी ऑप्शन यहाँ। तीसरा क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। और चौथा क्वेश्चन है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा सिल्वर ब्रोमाइड का। जब सिल्वर ब्रोमाइड लगी फोटोग्राफी प्लेट को प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है, तो उसमें प्रकाश रासायनिक अपघटन होने लगता है तथा सिल्वर ब्रोमाइड में मौजूद सिल्वर आयन सिल्वर धातु में बदल जाते हैं, जो फोटोग्राफिक प्लेट पर अपारदर्शी छवि के रूप में वह दिखते हैं। और आपका पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है, तो यह है नायलॉन, डी ऑप्शन से होगा यहाँ पे। और छठवां क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है, तो यहाँ पे जी सी ऑप्शन से हो जाएगा आपका गैम्बूसिया। गैम्बूसिया नामक कीटभक्षी मछली का प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है, और मच्छरों के अंडे व लार्वा के अतिरिक्त इनका भोजन पानी में जमने वाली काई, पानी में मृत जीव व हाइड्रिला पौधे ये सभी हैं। तो यहाँ पूछा गया है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है, तो नाम है उसका गैम्बूसिया। सातवां प्रश्न है, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है, तो यह चमगादड़, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। चमगादड़ उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो कि उड़ सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है, तो यह है कपोत, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। कपोत यानी कि कबूतर ये स्तनपायी जीवों में केवल मादा ही दूध पिला सकती है, परंतु कबूतर में नर एवं मादा दोनों अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। एक ऐसा पक्षी है जो दुग्ध उत्पादित करता है, और कबूतरों की गर्दन में थैली जैसी बनावट होती है जिससे तरल पदार्थ निकलता है, जिसे क्रॉप मिल्क कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो क्रॉप मिल्क वह कहलाता है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। नौवां क्वेश्चन आपका, जीन बने होते हैं किसके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। जीन ये डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों से बना ऐसा अनुक्रम है जिसमें निहित कूटबद्ध सूचनाओं से प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है, जिसे जो है जीन कहते हैं। और जीन ए आनुवांशिकता की आणविक इकाई भी है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण हैं, तो पहला है जी मिचलाना, दूसरा है तेज पसीना आना, तीसरा है सिर दर्द, और चौथा है सीने में तेज दर्द। तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा और जो है चौथा, तीसरा जो है इसमें सिर दर्द
सही नहीं होगा। तो 1, 2, 4 यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वह हो जाएगा ऑक्सीजन। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन करीब 65% पाया जाता है और ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, करीब 20.29% पाया जाता है। और यदि वायुमंडल में पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, आपको पता होगा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78% के करीब, और ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है वायुमंडल में 21% के करीब। कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03% के करीब। 12वां प्रश्न है, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया, परितारिका दिया गया, दृष्टिपटल है, स्वच्छमंडल है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दृष्टिपटल। मोतियाबिंद आंखों का एक सामान्य रोग है और आंखों का लेंस आंख से विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर जो है ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। समय के साथ जो है लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है तथा अपारदर्शी हो जाता है और लेंस के धुंधलेपन को मोतियाबिंद कहा जाता है। और ये लेंस जो है रेटिना, जो कि दृष्टिपटल जिसे कहा जाता है, को स्पष्ट जो है चित्र नहीं भेज पाता है, जिससे वस्तुएं धुंधली या एकदम दिखाई नहीं देती हैं। तो वास्तव में जो है मोतियाबिंद के समय आँखों की पुतलियों पर एक जो है प्रोटीन की परत जम जाती है, जिससे दृष्टिपटल तक जो है प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ दृष्टिपटल दिया गया है आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और इंग्लिश में जो है रेटिना कहा जाता है वो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 13वां क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रजननी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और अगला क्वेश्चन है, एक उपग्रह का उपयोग होता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी के लिए, यानी कि संचार हेतु भी, मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी और कृषि एवं वानिकी के लिए। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अंतरिक्ष उड़ान के संदर्भ में उपग्रह एक वस्तु है जिसे मानव प्रयास द्वारा जो है कक्षा यानी कि ऑर्बिट में रखा जाता है और इस तरह की वस्तुओं को प्राकृतिक उपग्रहों जैसे कि चंद्रमा से अलग करने के लिए कभी कभी कृत्रिम उपग्रह भी कहा जाता है। इनका उपयोग संचार में, मौसम की भविष्यवाणी एवं कृषि एवं वानिकी के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। और 15वां क्वेश्चन है, सुनहरी यानी कि गोल्डन चावल है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। गोल्डन चावल ये आपका ट्रांसजेनिक चावल की एक किस्म है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से जैव संश्लेषित बीटा कैरोटीन के द्वारा चावल में विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो है कौन सा ऐसा चावल है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है? तो वह गोल्डन चावल। 16वां क्वेश्चन है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। और यह व्यापक रूप से जो है प्रयोग होने वाला इंटरनेट सेवा है। इसके द्वारा संदेश को शीघ्र भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल के जन्मदाता आर जो है टेमिल्सन है। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप कारण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, समाकलित परिपथ चिप्स। यानी कि कंप्यूटर के आकार में जो आश्चर्यजनक कमी व कार्यक्षमता में वृद्धि इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक के विकास के बाद हुई और 1974 तक के इन कंप्यूटर को हम जो है तीसरी पीढ़ी का मानते हैं और उनके पूरे सर्किट को एक सिलिकॉन चिप्स पर जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाकलित परिपथ चिप्स, हिंदी में लिखा गया। और 18वां क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है और सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी द्वारा ये उत्खनन करके प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को उद्घाटित किया गया था। और सैंधव सभ्यता के स्थल कालीबंगा ये आपका राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और इसकी खुदाई जो है बीबी लाल द्वारा 1951 में किया गया था। और लोथल जो है ये आपका गुजरात में है। आलमगीरपुर ये आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और आलमगीर की खोज जो है 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था।
19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृत में नहीं होती थी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, विष्णु। हड़प्पा संस्कृत में विष्णु देवता की पूजा नहीं की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंध पुरास्थलों से प्राप्त मृद मूर्तियों एवं मुहरों पर अंकित नारी आकृतियों के साक्ष्य को विद्वानों ने जो है मातृशक्ति की उपासना से संबंध किया है। और मार्शल और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सैंधव सभ्यता के देव परिवार में मातृदेवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। और सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के निवासी शिव, पीपल, नाग आदि की पूजा करते थे। इसमें जो है विष्णु जो है नहीं थे। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यजुर्वेद। यजुर्वेद यह यज्ञ शब्द से बना है। इसका संकलन यज्ञ संपादन हेतु किया गया है, अतः इसे जो है पद्धति ग्रंथ भी कहते हैं। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसकी दो शाखाएं हैं, कृष्ण एवं शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथों का आख्यान भी है। उसके बाद यजुर्वेद आप देख सकते हैं, ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें जो है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसमें मंत्रों की संख्या जो है वह 10,580 है। सामवेद ये आपका संगीत यानी कि गायन से यह संबंधित है। इसमें संगीत के 7 सुरों का वर्णन है। अथर्ववेद यह 2 ऋषियों अथर्व एवं अंगिरस से संबंधित है। इसमें तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन है। इसका सृजन अंगिरस ने किया है और इसको श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। तो यदि सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद हो जाएगा। और गद्य एवं पद्य दोनों में जो लिखा गया है वह है यजुर्वेद। 21वां क्वेश्चन है, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, काशी का। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। और काशी के क्षत्रिय शासक अजातशत्रु के यहाँ अनेक ब्राह्मण भी आध्यात्म ज्ञान के लिए आते थे। 22वां प्रश्न है, वेदत्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं कौन? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदत्रयी में मुख्य रूप से जो है 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद की गणना की जाती है। इनमें से ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर गाया जाता था। और यजुर्वेद में यज्ञों का संपन्न कराने के लिए उपयोगी मंत्रों का संकलन है जिनका उच्चारण यज्ञ के अवसर पर अधर्यु पुरोहित द्वारा किया जाता था। और यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है जिसमें यज्ञ करने की विधियों का विवरण मिलता है। सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। और इन 3 वेदों को सम्मिलित रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। 23वां प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। वैसे जैन धर्म में 5 महाव्रतों का विधान भिक्षुओं के लिए किया गया है। पहला है सत्य या जो है अमृषा, दूसरा अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा अस्तेय और 5वां जो है ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही होगा। 24वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो यह है द्वितीय, बी ऑप्शन से होगा। प्रतीत्य समुत्पाद के 12 स्वरूप 4 आर्य सत्यों में से ही निश्रित हैं। इसमें से कुछ जो है पूर्व यानी कि भूतपूर्व के कारण और वर्तमान में कार्य रूप में जो है हैं, और तथा कुछ वर्तमान में कारण है और कुछ भविष्य में कार्य होने के लिए हैं। इस प्रकार द्वितीय जो कि आर्य सत्य यानी कि दुख समुदाय से संबंध है और पहले के जन्म से संबंध रखने वाले वर्तमान जन्म के कारण हैं तथा ये दुख समुदाय के स्वरूप हैं। अतः प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण संबंध को बताता है जो कि 4 आर्य सत्यों के दूसरे सिद्धांत से मिलता है जिसमें कहा गया है कि दुख का कारण होता है। और 25वां प्रश्न, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य साम्राज्य में 2 प्रकार की भूमि थी, एक तो वह जो राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार में थी और दूसरी वह जो किसानों के पास थी। राज्य को अपनी प्रत्यक्ष भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसे सीता आय या सीता भूमि कहते थे। वस्तुतः ये राजकीय भूमि पर दासों, कर्मकारों, शूद्रों या जनजातियों और कैदियों द्वारा कृषि कार्य संपन्न किया जाता था।
किया जाता था, जो कि मौर्य काल में कृषि विभाग की देखरेख सीता अध्यक्ष करता था। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही होगा। 26वां प्रश्न है, कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कश्मीर के इतिहास से। महाकवि कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के लोहार वंश से संबंधित है, जिसमें संपूर्ण कश्मीर और भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किया था? तो वह था बलबन। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इल्तुतमिश के समय में चालीसा, जो कि तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता था, का प्रादुर्भाव हुआ था और इसके प्रारंभिक सदस्य सुल्तान के गुलाम थे। इल्तुतमिश प्रारंभ में इस पर नियंत्रण रखे हुए था, परंतु बाद में चालीसा की स्थिति मजबूत हो गई। उन्होंने सुल्तान की शक्ति में हस्तक्षेप करना जो है प्रारंभ कर दिया था। अतः बलबन जो स्वयं भी इसका सदस्य था, यानी कि चालीसा का पहले बलबन भी सदस्य था, यह जानता था कि इसको नष्ट किए बिना स्वतंत्रता पूर्वक राज्य नहीं किया जा सकता था। अतः उसने चालीसा के मंडल को नष्ट कर दिया था और अलाउद्दीन ने अपने चाचा को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। उसका शासनकाल जो था वह था 1206 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। और इसके समय में दक्षिण में प्रथम तुर्की आक्रमण हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक ये अपनी प्रयोगवादी नीति के लिए प्रसिद्ध था और इसने दीवान ए कोही, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दीवान ए कोही नामक जो है कृषि विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यदि पूछा जाए दीवान ए कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। लेकिन यहाँ पूछा गया तुर्कान ए चिहलगानी, जो कि ये चालीसा दल जिसे भी कहा जाता है, तो इसको समाप्त पूछा गया किसने किया, दमन किया तो बलबन ने, और शुरू किया था इसे चालीसा का गठन जो किया था वह इल्तुतमिश ने किया था। 28वां क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, बहलोल लोदी ने। जब अलाउद्दीन आलम शाह ने जो है स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया, उसके बाद बहलोल लोदी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव रखी। बहलोल लोदी ने ही उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही जो है राजत्व है। 29वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था? तो यहाँ जो सही होगा डी ऑप्शन, फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1376 ईस्वी में ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर आरोपित किया था, जबकि वे अभी तक, यानी कि ब्राह्मण जो है अभी तक इस कर से मुक्त रखे गए थे। अन्य वर्गों से भी जजिया की वसूली में उसने विशेष जो है तत्परता दिखाई। तो यदि पूछा जाए ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और 30वां क्वेश्चन है, दुअस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यहाँ जो सही होगा आपका बी विकल्प से होगा, जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी वह 1575 ईस्वी में अकबर ने की थी और मनसबदार के साथ जो है 1594 और 95 ईस्वी से सवार का पद भी जुड़ने लगा। और इस तरह अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा कई चरणों से गुजरकर जो है उत्कर्ष पर पहुंची और जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए सवार पद में दुअस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। दुअस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने होते थे, जबकि दूसरा जो था सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। तो यहाँ जो है पूछा गया है कि दुअस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने शुरू की थी। 31वां क्वेश्चन है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था कौन? तो वह था दारा शिकोह। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। शाहजहां के 4 पुत्रों में से उसका सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह ये सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता तथा लेखक था। शिकोह ने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तथा महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों जैसे कि भगवत गीता, योग वशिष्ठ आदि का जो है फारसी में अनुवाद भी कराया। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन था और दारा शिकोह ने काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर-ए-अकबर नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। अमीर खुसरो ये सल्तनत कालीन कवि तथा लेखक था और इसने जो है हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता के नाम से भी जाना जाता है।
अमीर खुसरो को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 32वां प्रश्न है, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसका विचार है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा आर.सी. मजूमदार का। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में कहा है कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था, सब भूमि का मालिक ईश्वर है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, बंगाल के फराजी आंदोलन। बंगाल का फराजी आंदोलन ये हाजी शरीयतुल्लाह और उनके पुत्र दादू मेर ने चलाया था और इसी आंदोलन में भूमि का मालिक ईश्वर को बताया गया। कूका आंदोलन कई बार पूछा गया है, ये भगत जवाहरमल तथा राम सिंह कूका ने चलाया था। और जो है नील आंदोलन चंपारण, ये आपका नील आंदोलन जो है ये 1859-60 ईस्वी में दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास द्वारा बंगाल में चलाया गया और इस आंदोलन के बारे में दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में बताया है। और यूपी के 20वीं शताब्दी की प्रथमार्ध कृषक आंदोलन जो था वो था एका आंदोलन। एका आंदोलन के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा। 34वां प्रश्न है, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो यहाँ ये ऑप्शन सही होगा, राजा राममोहन राय ने। 1820 ईस्वी में राममोहन राय ने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस यानी कि ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली का प्रकाशन इन्होंने किया था। 35वां प्रश्न है, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, सत्य शोधक समाज ने। सत्य शोधक समाज ये आपका 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव फुले द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। इन्होंने मूर्ति पूजा कर्मकांडों का विरोध किया और सर्वप्रथम इन्होंने शूद्रों एवं अछूतों के लिए आवाज़ उठाया तथा अछूतों के लिए विद्यालय भी इन्होंने खुलवाया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, सत्य शोधक समाज की यदि पूछा जाए स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो 1873 में ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की घरेलू टी20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है यह खिताब। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के माध्यम से हाथी मानव हमलों को कम करने की परियोजना प्रोजेक्ट रिहैब। रिहैब का फुल फॉर्म जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है आपका, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 के माध्यम से किस देश के ऑप्टिकल पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो यह ब्राज़ील का। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेमांचेरी कुन्हीरमण नायर का निधन हो गया। वे किस नृत्य विधा के उस्ताद थे? तो यह थे कथकली के। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अंतिम प्रश्न है, स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सीपरी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसके द्वारा मार्च 2021 में हथियारों के आयात और निर्यात पर रिपोर्ट जारी की गई। भारत हथियार आयातक देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है सऊदी अरब। तो याद रखिएगा, सीपरी जो है एक संस्था है हथियार निर्यात और आयात करने वाली, जिसमें जो है आयातक देशों की सूची में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे है सऊदी अरब। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये था आपका जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन का 42वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो 41 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे।
तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार यदि आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।